हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन आईएएस और मैं हूं अदिति राणा। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो इस वीक के अंदर हमारे मेजर करंट अफेयर्स थे, है ना, हम उनसे रिलेटेड थोड़ा सा क्विज कंडक्ट करा था, तो उससे से रिलेटेड ये एक वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उससे हम प्री ओरिएंटेड स्पेसिफिकली आपके लेकर आए हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, in the context of horizontal devolution, the 16th Finance Commission has reduced the weightage of which of the following parameters compared to the 15th Finance Commission। ठीक है, तो ये वो पैरामीटर्स का ऑप्शन है। सो आपको क्या बताना है कि अभी जो रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ पैरामीटर्स की जो वेटेज है वो क्या की थी, रिड्यूस की थी, हमने वो बतानी है। तो हमें ऑप्शंस में कौन कौन से दिए हुए हैं, पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी परसेंटेज क्या हुई है, अभी रिसेंटली रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो पहले आप सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। सो इसका आंसर है आपका आंसर बी। क्या है इसका, ऑप्शन बी, यानी कि एरिया और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ऐसे दो पैरामीटर्स हैं जिनकी क्या हुई थी इस फाइनेंस कमीशन में, यानी कि 60th फाइनेंस कमीशन में जो वेटेज है वो रिड्यूस हो गई थी। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी एक्सप्लेनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि एरिया की जो परसेंटेज है वो कम हुई थी और जो आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसकी परसेंटेज कम हुई थी। अगर इसमें देखो और दो पैरामीटर्स कौन से थे, पॉपुलेशन का और किसका था, फॉरेस्ट और इकोलॉजी का। पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 50th फाइनेंस कमीशन में वो 15% वेटेज पे थी पॉपुलेशन। ठीक है, इस वाले में हमने क्या कर दिया, उसको 17.5% पे ले आए हैं। तो ये वाला पैरामीटर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आप बात करोगे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये भी हमारे ऑप्शन में था, तो ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। कैसे, 50th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हमारी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, यानी कि आप कितने अच्छे से अपनी स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको जॉब्स दे पा रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं, उनका जो हम वेटेज आपको देंगे वो कितना होगा, 12.5%। पर जो 60th फाइनेंस कमीशन है उसने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया 10% पे। तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब आ गया थर्ड पैरामीटर, वो है एरिया का। अब एरिया मतलब आपकी स्टेट का जो एरिया है वो कितना है, स्टेट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लैंड। ठीक है, तो पहले उसकी वेटेज थी 15%, अब हमने उसको रिड्यूस कर दिया कितने पे, 10% पे। तो ये भी क्या है, ये पैरामीटर भी रिड्यूस हुए। ठीक है, अगर आप बात करो फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के साथ ही आप यहाँ पे लिख सकते हो इकोलॉजी, यानी कि आपकी जो स्टेट है उसके अंदर जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया कितना है, आपके स्टेट में फॉरेस्ट कवर कितना है, और उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक आपकी इकोलॉजी है, जैसे कि आप देख सकते हो जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे हिमालयंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट, वो हिमालयन स्टेट्स में आती है। तो ये क्या हो जाती है, एक स्पेसिफिक आ जाती है उनकी इकोलॉजी। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी जो आपकी गवर्नमेंट है या की जो यूनियन है, सेंटर है, वो आपको फंड्स देती है। ठीक है, उस हिसाब से पहले इसकी वेटेज कितनी थी, 10%, और अभी भी इसकी कितनी है, 10% ही रिकमेंड किया है। तो ये क्या हुआ है, ये सेम रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जो पहले जितनी परसेंटेज थी उतनी ही अब है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इनकम डिस्टेंस। अब इनकम डिस्टेंस क्या होता है कि आपके जो सबसे रिचेस्ट स्टेट है, मतलब जिसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उस स्टेट के कंपेरेटिवली जो हमारी पुअरेस्ट स्टेट है, राइट, उसके बीच का जो गैप होता है वो आप क्या बोलते हो, इनकम गैप बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बहुत अमीर है, एक इंसान बहुत गरीब है, इन दोनों के बीच की जो इनकी आप कह सकते हो सैलरीज में या इनकी एनुअल इनकम में कितना डिफरेंस है, उसको आप क्या बोलते हो, इनकम डिस्टेंस बोलते हो। और ये हम स्टेट वाइज कैलकुलेट करते हैं। पहले हम सारी स्टेट्स की इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है और सबसे कम किसके पास है। तो ताकि जिनके पास कम पैसा है वो भी अच्छे से फंड्स को यूटिलाइज कर पाए, अपनी स्टेट्स की और डेवलपमेंट कर पाए, तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट उनको क्या देती है, पैसे देती है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, इनकम डिस्टेंस। तो पहले इसकी परसेंटेज थी 45%, अब हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है टू 42.5%। तो ये भी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। बट ये पैरामीटर हमारे ऑप्शंस में नहीं था, है ना, हमारे ऑप्शंस में पहले 4 पैरामीटर्स थे, है ना। तो फिर हम इसको बस डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कौन सी रिकमेंडेशंस कैसे चेंज हुई हैं। ओके, उसके बाद आती है टेक्स्ट एफर्ट।
टैक्स एफर्ट क्या होता है कि इसमें आप देखते हो कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कलेक्शन में, यानी कि उनकी स्टेट में टैक्स कितने अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है, कितने अच्छे से लोग टैक्स दे पा रहे हैं, उस चीज़ को आप क्या कहते हो, टैक्स एफर्ट कहते हो। तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, इस एफर्ट के हिसाब से भी आपको फंड्स एलोकेट करती थी और उसकी वेटेज थी 2.5%। पर अब क्या हुआ है, जो 60th फाइनेंस कमीशन हुई है उसने रिकमेंड किया है कि हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये क्या बना, हमारी रिकमेंडेशन का न्यू सब्सट्रैक्शन। सो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको हमने रिमूव कर दिया है, या जो न्यू सब्सट्रैक्शन है, तब आप क्या बोलते हैं, वो क्या है, टैक्स एफर्ट। इसकी जगह फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको रिप्लेस कर वो एक नया पैरामीटर ले आए, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी का क्या मतलब है कि आप कितने अच्छे से अपनी स्टेट की जीडीपी को ग्रो कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट हो रही है, कितने अच्छे से आप लोगों को उन इंडस्ट्रीज में जॉब दे पा रहे हो। इससे क्या होता है, आपकी स्टेट की क्या बढ़ती है, जीडीपी ग्रो होती है, राइट। तो इस जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आप कितना अच्छे से उसको कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपनी स्टेट की जीडीपी बढ़ाने के लिए, उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। पहले ये नहीं एग्जिस्ट करता था ये वाला पैरामीटर, बट अब हमने ये ऐड किया है। कितना परसेंट से, 10% वेटेज है इसकी। तो ये क्या बनेगा, हमारा न्यू एडिशन, ठीक है। तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टेबल को अपनी नोट्स में बनाकर भी रख सकते हो ताकि आपको इजीली याद रहे कि कम कौन सा हुआ है, बड़ा कौन सा है, सेम कौन सा है, और न्यू ऐड कौन सा किया और रिमूव हमने कौन सा किया, ठीक है। ये कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होती है, ठीक है। बट इसके अलावा एक और डेवोल्यूशन भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज वर्टिकल, है ना। जो वर्टिकल डेवोल्यूशन है उसकी रिकमेंडेशन कितनी थी, 41% की। जो आपका 50th फाइनेंस कमीशन था उसने भी यही कहा था कि हम क्या करेंगे, 41% देंगे। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने भी यही परसेंटेज रखा है, इसको छेड़ा नहीं है, ना बढ़ाया है ना कम किया है। तो अभी भी जो सेंटर है उससे स्टेट के पास कितना परसेंट पैसा जाएगा, 41% जाएगा। अब ये 41% सारी स्टेट्स में कैसे डिवाइड होगा, उसको आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। उस हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन को हम इन पैरामीटर्स के हिसाब से करते हैं। मतलब जैसे आप टेस्ट देने जाते हो तो उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। उन सब्जेक्ट्स में जो आपकी परसेंटेज होती है उसके हिसाब से आपकी टोटल परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि स्टेट्स का टेस्ट होता है और उनको ये बोला होता है कि आपने इसमें जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज आएगी, उतने अच्छे ही आपको क्या मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करना, ओके। तो ये अब हमें समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Now the next question is about the START treaty, ठीक है। The new START treaty sets a verifiable limit of how many deployed nuclear warheads for both USA and Russia. So basically अभी आपको पता है 5th Feb को क्या हुआ है, 5th Feb 2026 को जो आपकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये एक्सपायर हो गई है। तो ये क्या है, न्यूज़ में है। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। तो इसके अलावा आप वो सभी ट्रीटीज याद रखोगे जो अभी ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अगर एक चीज़ आ जाती है किसी उससे तो आप अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके उसको प्रिपेयर करा करोगे, ठीक है। तो अब हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी में कुछ लिमिट्स रखी थी इन दोनों कंट्रीज पे। तो उसमें से ये पूछा है कि जो आपके डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उसकी कितनी लिमिट हमने सेट की थी। अब आप मुझे बताओगे इनमें से ऑप्शन क्या है, 5000 पे सेट की थी, 1550 पे सेट की थी, 800 पे करी थी, या 700 पे करी थी। सो इसका राइट आंसर है 1550। मतलब 1550 से ज़्यादा ना यूएसए ना रशिया अपनी कंट्री के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को क्या कर सकता, बना सकता। अगर 1550 बन चुके हैं तो इससे ज़्यादा आप और नहीं बनाओगे। तो ये लिमिट सेट की थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर तो हमें पता है क्या है, 1550 लिमिट सेट की थी। तो ये जो ट्रीटी है ये कब आई थी, ये 2010 में हमने साइन की थी। मतलब यूएसए और रशिया ने साइन की थी। ये बायलेटरल एग्रीमेंट है। क्या है, बायलेटरल एग्रीमेंट है, ठीक है। 2010 में आई थी, 2011 में इनफोर्स कर दी थी। मतलब स्टार्ट, मतलब इसकी जो अंदर जो लिमिट्स लगी हुई थी वो इनफोर्स, उनको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2011 से। इसकी ओरिजिनल लिमिट थी कि 2021 में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट हमने इसको फिर एक्सपेंड कर दिया था। तो जो यूएसए और रशिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने आपस में मिलकर बोला कि चलो हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते। तो एक्सपेंड करने के बाद इन्होंने फेब 2026 में
लास्ट डेट रखी थी, और अभी रिसेंटली 2026 में क्या हो गई है, ये एक्सपायर हो गई है। 5th of Feb 2026 को एक्सपायर हो चुकी है ट्रीटी। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। इसमें हमने 3 अलग क्या लिखी थी, लिमिट रखी थी। पहली थी कि 1500 से ज़्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होंगे, 700 से ज़्यादा डिप्लॉयड डिलीवरी व्हीकल्स, यानी कि जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, आपके जो हैवी बॉम्बर्स होते हैं न्यूक्लियर के, राइट, न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह, इसकी लिमिट इन्होंने कितने पे सेट की थी, 700 पे। इसके अलावा जो आपके लॉन्चर्स होंगे उसकी लिमिट हमने कितने पे सेट की थी, 800 पे सेट की थी। चाहे वो लॉन्चर्स डिप्लॉयड हो या नॉन डिप्लॉयड हो, उनको आप क्या बोलोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 800 पे रहेंगी। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिप्लॉयड, नॉन डिप्लॉयड, अब ये है क्या, ये 2 वर्ड्स है क्या, अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, जो आपके डिप्लॉयड वेपन्स होंगे और जो आपके नॉन डिप्लॉयड वेपन्स होंगे, इनमें डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है। जो आपके डिप्लॉयड होते हैं इनको आप क्या बोलते हो, रेडी टू यूज। ठीक है, मतलब ये वो वेपन्स होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि किसी आर्मी या किसी आपका एनिमी ने आपको अटैक किया है, तो आपको बस एक बटन क्लिक करना है और ये जाकर उस पर फट जाएगा, वो बॉम्ब सीधा जाकर उस पर्टिकुलर कंट्री पे, कॉन्टिनेंट पे जाकर गिर जाएगा। तो ये क्या है, रेडी टू यूज है, बस आपको बटन दबाने की देर है। तो उसका मतलब क्या होगा, डिप्लॉयड, मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं, सब सेट है, बटन दबा दिया, दूसरी कंट्री खत्म। ठीक है, नॉन डिप्लॉयड में क्या होगा, ये कहाँ पे होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये आपके वेयर हाउस के अंदर, आपका जो वेयर हाउस है उसके अंदर आप इसको स्टोर करके रखते हो। जैसे आपके घर में एक्स्ट्रा राशन आ जाता है ना, जैसे आपकी मम्मा महीने का राशन मंगाती है, पर शेल्फ पे तो थोड़ा सा ही रखती है कि अभी 2-3 दिन में हम इतनी ही दाल खाएंगे, जो बाकी बची हुई दाल होती है वो क्या करती है हमारी मम्मा स्टोर में या कहीं और पीछे छुपा कर रख देती है, रख देती है सिर्फ करके कि जब बाकी कभी ज़रूरत होगी तब हम उसको खाएंगे, है ना। तो ये वही होता है। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर वेपन बने तो होते हैं पर इसको हम स्टोर करके रखते हैं साइड पे, कि हम इसको तब यूज़ करेंगे जब डिप्लॉयड वाले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तब करेंगे जब इतना बड़ा हमारा वॉर स्टार्ट हो गया कि डिप्लॉयड के साथ साथ अब हमें इन्हें रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेयर हाउस में आप स्टोर करके रखते हो, सॉरी, इसको आप वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हो। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ तक लेके आने में इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको इसको पहले आपके न्यूक्लियर बेस पे लेके आना पड़ेगा, फिर इसको लॉन्चर्स पे फिट करना पड़ेगा, फिर टारगेट्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। तो इसमें इसको यूज़ करने में बहुत टाइम लगता है। इसको यूज़ करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, एक बटन दबाओगे और ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए क्या होगा, ये आपका जो न्यूक्लियर बेस होता है ना, बहुत दूर वेयर हाउस बनाए होते हैं, वहां के अंदर स्टोर हुआ होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस याद रखोगे। डिप्लॉयड कौन से होंगे, जिसको बस बटन दबाना और वो जाकर बम फोड़ देंगे दूसरी कंट्री में। नॉन डिप्लॉयड कौन से होते हैं, ये स्टोर में रखे होते हैं कि हम इनको बाद में कभी निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। ये जो हमने पढ़ा था कि ये साइन कब की गई थी, ये साइन की गई थी 2010 में, इफेक्टिव कब से हुई थी, 2011 में। ओरिजिनली 10 साल की थी, यानी कि 2021 में, ठीक है, ये खत्म होने वाली थी। बट फिर क्या किया था, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था फरवरी 2026 तक, और अब 5 फरवरी को ये क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। इसीलिए क्या थी, न्यूज़ के अंदर थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट आर्टेमिस। आर्टेमिस क्या है, जो नासा है उसका जो मून मिशन है, या आप इसको लूनर मिशन भी बोलते हो, मून को ही लूनर मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। सो विच फेज ऑफ आर्टेमिस मिशन इज स्पेसिफिकली प्लान्ड टू लैंड द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन एट द मून्स साउथ पोलर रीजन। तो अब आर्टेमिस मिशन के 4 फेजेस हैं, उसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा फेज है जिसका ये टारगेट है कि वो मून के साउथ पोल पर दुनिया की पहली महिला को और पहले नॉन वाइट पर्सन को लैंड करवाएगा। तो वो कौन सा फेज है जिसमें ये सब होगा, ये टारगेट सेट किया हमने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस 3 वो फेज है, यानी कि 3rd फेज ऑफ दिस मिशन इज गोइंग टू बी दैट फेज जहां पर हम क्या करेंगे, दुनिया की पहली महिला को और पहले नॉन वाइट पर्सन को मून के ऊपर लैंड करवाएंगे। ठीक है,
तो ये था इसका आंसर। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका आर्टेमिस मिशन का पूरा रोड मैप जो मैंने इस पीडीएफ में दिया है, ठीक है। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो आर्टेमिस मिशन है इसके हमें अंदर हमारे पास क्या थे, 4 फेजेस थे, ठीक है। जो इसका फर्स्ट फेज था वो हमने कब लॉन्च किया था, यानी कि नासा ने कब लॉन्च किया था, 2022 में। 2022 में नवंबर में नासा इसको ऑलरेडी क्या कर चुका है, लॉन्च कर चुका है और बहुत सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया था, ठीक है। फिर था इसका मिशन 2 जो इनिशियल टारगेट था कि 2024 में हम क्या करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने उसको 2025 में शिफ्ट कर दिया था। पहले हमने प्लान किया था कि सितंबर 2025 में लॉन्च करेंगे, बट इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ गैस लीकेज की वजह से, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से, ये मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। फिर उन्होंने उसको क्या कर दिया था कि हम 2026 में इसको क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, फरवरी 2026 में। पर 2026 में भी इनके जब ये लॉन्च करने लगे, जब वहाँ पर वो फ्यूल टेस्ट करने लगे, तो जो इनका क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, जो आपका क्रायोजेनिक लिक्विड होता है, उसमें से लिक्विड हाइड्रोजन क्या कर गई थी, लीक कर गई थी। तो जब गैस लीक करती है तो आप लॉन्च नहीं कर सकते उस मिशन को। इस वजह से ये जो 2026 में अभी इसी महीने फरवरी में होना था वो भी अबॉर्ट कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कब तक, मार्च 26 तक। तो जो सेकंड फेज है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्निकल इश्यूज। तो अगर मार्च में सब सही रहेगा तो सेकंड फेज हम मार्च में लॉन्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम फोर्थ करेंगे, और हर मिशन का एक अलग टारगेट है। अब हम वो टारगेट एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर दूं आपके लिए। ओके, तो जो आपका फर्स्ट मिशन था उसका क्या टारगेट था कि हम एक क्या करेंगे, अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट करेंगे। अनक्रूड का मतलब है अनमैन्ड, मतलब कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका स्पेसक्राफ्ट जाएगा, क्या करेगा, टेस्ट फ्लाइट करेगा। और ये मिशन कैसा था, फ्लाई बाय मिशन। अब फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, फ्लाई बाय का मतलब होता है कि मान लो मुझे मून को स्टडी करना है, तो मैं क्या करूंगी, बस अपने स्पेसक्राफ्ट को उसके आसपास एक चक्कर लगवाकर वापस बुला लूंगी। मैं नहीं चाहती वो लैंड करे, मैं बस अभी दूर से देखना चाहती हूँ कि मेरे को देखना है कि मून पे धरती कैसी है, उस पर मौसम कैसा है, वहाँ पे पानी है या नहीं है, किस साइड हम लैंड कर सकते हैं, किस साइड हम लैंड नहीं कर सकते, कहीं खड्डे तो नहीं है। ये सब देखने के लिए मैं क्या करूँगी, उस स्पेसक्राफ्ट को बोलूँगी कि बस उसका एक चक्कर लगाकर वापस मेरे पास आ जाओ। जब वो उसका चक्कर लगा रहा होगा तो वो सारी जगह से उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होगा, वो फोटोज क्लिक करके वो मेरे पास लेकर आएगा, ठीक है। उस फोटो को मैं स्टडी करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मैं अपना कैसे अगला मिशन लॉन्च करूं जिस हिसाब से मैं वहां पे लैंड कर पाऊं। तो पहले वाला क्या किया था, बस इन्होंने टेस्ट किया था नासा ने, ये देखने के लिए कि जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो मून का चक्कर लगाकर सेफली आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च कर दिया था, वो चक्कर लगाकर वापस धरती पे आ गया, ठीक है। अब आता है इसके बाद इन्होंने अभी सेकेंड फेज जो अभी हमने मार्च में दोबारा से लॉन्च करना है ना, इसका क्या टारगेट है कि ये फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट बनेगा। मतलब ये भी क्या होगा, एक तरीके का फ्लाई बाय मिशन होगा। तो पहले तो सिर्फ स्पेसक्राफ्ट गई थी, अब ये क्या है, क्रूड मिशन है। क्रूड में क्या होता है, मैन्ड मिशन, मतलब इसमें हमारे जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठकर जाएंगे, इसके अंदर ह्यूमन बैठकर मून का चक्कर एक लगाकर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला हमने सिर्फ टेस्ट फ्लाइट किया था कि ये स्पेसक्राफ्ट जाके आ सकता है या नहीं। अब सेकंड वाले में हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, इसीलिए क्या है, क्रूड टेस्ट मिशन है। 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, वो बस चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। अब जो थर्ड मिशन है उसमें इन्होंने क्या बोला था कि अब हम चक्कर नहीं लगाएंगे, तीसरे मिशन में हम जाकर लैंड करेंगे मून पे, और मून पे भी कहाँ पे, उसका जो साउथ पोल है वहां पर जाकर हम क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो जो थर्ड आपका फेज है वो क्या है, मून पे लैंडिंग के लिए स्पेसिफिकली टारगेट करेगा, कहाँ पर, जो उसका साउथ पोल है वहां पर इसमें इनका क्या एक और टारगेट क्या है कि हम पहली महिला को, मतलब हमारे वर्ल्ड की पहली ऐसी वुमन होगी जो जाकर मून पे लैंड करेंगी, और एक पहला ऐसा नॉन वाइट पर्सन होगा। नॉन वाइट पर्सन यानी कि वो जिस रेस से बिलोंग करेगा वो वाइट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जैसी कंट्रीज के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाना,
या उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को, रेसिज्म जैसी बुरी चीज़ों को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए उन्होंने क्या सोचा था कि हम किसी ऐसे इंसान को एस्ट्रोनॉट बनाकर, या एस्ट्रोनॉट वो हम सिलेक्ट करेंगे जो कि क्या है, नॉन वाइट है, यानी कि जो वाइट नहीं है, ठीक है, वो उनको भेजेंगे मून पर। तो ये टारगेट था हमारा थर्ड फेज का, ठीक है। तो पहले 3 फेजेस अब पढ़ लिए, अब रह गया हमारा चौथा फेज। जो आपका फोर्थ फेज है उसके अंदर इनका क्या प्लान है कि ये लूनर गेटवे बनाएंगे। लूनर गेटवे क्या है, देखो ये एक ऐसा लूनर स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जैसे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही ये चांद के लिए एक अलग से स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, जो क्या करेगा, एक तरीके का रेस्टिंग स्पॉट बनेगा। अगर हमें लंबे टाइम के लिए चांद पर जाके स्टडी करनी है, कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है, उसको एक्सप्लोर करना है, तब हम इस गेटवे का यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ का क्या टारगेट होगा कि लूनर गेटवे बनाना है, जो कि एक टाइप ऑफ स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। इसमें और कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग टू थाइवार्ड्स ग्लेशियर, ठीक है। ये अभी रिसेंटली ही न्यूज में था और ये ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद भी रखना पड़ेगा फॉर मैपिंग भी और आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। Consider the following factual statements regarding the Thaiward glaciers. The first statement says, warm water currents cause basal melting of the following by flowing beneath its floating ice sheet. Second statement says, its collapse could trigger a cascade effect, destabilizing the West Antarctica ice sheet. And third says, thinning of the ice sheet, ice shelf increases the breaking effect of the glacier's flow. तो आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लेशियर, थाइवार्ड ग्लेशियर, कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको क्या करती है, फैक्चुअली उसको सपोर्ट करती है, उसके बारे में करेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन ए, सिर्फ पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अभी हम ये स्टेटमेंट्स को दोबारा से कंसिडर करेंगे, पहले आप जान लीजिए कि थाइवार्ड ग्लेशियर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब ये है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। इसके यहाँ पे ना ग्लेशियर एग्जिस्ट करता है, बहुत बड़ा ग्लेशियर बेल्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसके वेस्टर्न पार्ट पे, अंटार्कटिका के वेस्ट साइड पे बहुत बड़ा ग्लेशियर बेल्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा थाइवार्ड ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर क्या कर रहा है, ये ग्लेशियर एक तरीके से ब्रेक का काम कर रहा है। ब्रेक मतलब इसने किस चीज पे ब्रेक लगा के रखी हुई है, इसने ब्रेक लगा के रखी हुई है इस चीज पे, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा जो ग्लेशियर बेल्ट है, इसको इसने रोक के रखा हुआ है। किस चीज से रोक के रखा हुआ है, ताकि ये मेल्ट ना करे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके ब्रेक की तरह काम करता है, डोर स्टेप की तरह काम करता है, यानी कि एक तरीके से इसका बैरियर है कि जब तक ये ग्लेशियर कर रहा है तब तक ये पीछे पड़े हुए जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो थाइवार्ड ग्लेशियर है इसका एक यूनिक फीचर है, ये किस पे लाई करता है, ये इसके नीचे ना एक आइस शीट है, मोटी सी आइस शीट है, उसके ऊपर ये ऐसे करके ना डाउनवर्ड स्लोप्स में ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अब ये क्या है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इसके साथ वाला ओशन है, जो इसके साथ वाला ओशन है वहां से ना गर्म पानी आ रहा है इस आइस शीट के नीचे, जिस आइस शीट के ऊपर ये ग्लेशियर एग्जिस्ट कर रहा है, ठहरा हुआ है, उसके नीचे गर्म पानी आ रहा है ओशन से, जिसकी वजह से ये जो आइस शीट है ना ये धीरे धीरे अब मेल्ट करने लग गई है, धीरे धीरे थिन होने लग गई है। और अगर ये आइस शीट पिघल गई तो इसके ऊपर पड़ा हुआ ये ग्लेशियर भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और अगर एक बार थाइवार्ड ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ये जो यहाँ पर आपको इसकी ब्रेक दिख रही है ये हट गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पीछे पड़े हुए ग्लेशियर्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, वार्म वाटर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी वार्म वाटर आने लग जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अकेला ये थाइवार्ड ग्लेशियर ही इतना मैसिव है, इतना बड़ा है कि अगर ये मेल्ट हो गया तो हमारी ग्लोबल सी लेवल राइज कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मीटर से लेके 3 मीटर तक हमारा जो ग्लोबल वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, जो आपके इनलैंड नेशंस हैं वो उसके अंदर डूब जाएंगे।
इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के मेल्ट होने की वजह से इतना खतरा है, तो सोचो जब इसके मेल्ट होने की वजह से ये सारे वेस्टर्न अंटार्कटिका की जो ग्लेशियर बेल्ट है ये मेल्ट हो जाएगी, तो कितना पानी राइज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, डूम्सडे ग्लेशियर। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज डूम्सडे ग्लेशियर। अब हम चले पीछे वाली स्लाइड पे जहां पर इसके क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। देखो, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो गर्म पानी, वार्म वाटर कॉजेस बेसल मेल्टिंग, मतलब वहां से जो उसके आसपास के ओशन से गर्म पानी आ रहा है उसकी वजह से उसके बेस में क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। तो ये क्या है, करेक्ट पॉइंट है ना। हमने देखा था कि जिस आइस शीट पे वो रेस्ट कर रहा है उस आइस शीट पे क्या हो रहा है, उस आइस शीट के नीचे गर्म पानी आने की वजह से उसमें गर्माहट आ रही है और वो पिघल रही है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि अगर ये एक बार कोलैप्स कर गया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैस्केडिंग और डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स होंगे, यानी कि एक बार अगर सिर्फ ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो जो उसके पीछे पड़ी हुई वेस्टर्न अंटार्कटिका की बड़ी से बड़ी ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, थिनिंग ऑफ द आइस शेल्फ इंक्रीजेज द ब्रेकिंग इफेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, वो जो ग्लेशियर है वो ब्रेक का काम कर रही है, मतलब जब तक वो ग्लेशियर वहां पर है, जब तक उसने ब्रेक लगा के रखी हुई है तब तक ही पीछे वाले जो ग्लेशियर्स है वो रुके हुए हैं। और वो ब्रेक लगा के रख क्यों पा रहा है, क्योंकि अभी वो खुद स्टेबल है, अभी वो खुद बहुत अच्छे से वहाँ पे रुका हुआ है, जमा हुआ है। पर जैसे जैसे वो पिघलता रहेगा वो पतला होता रहेगा, तो उसकी जो ब्रेक लगाने की पावर है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ये वाली क्या है, गलत है, क्योंकि जैसे जैसे वो थिन होगा उसकी पावर ब्रेक लगाने की कम होगी, ना कि बढ़ेगी, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन 1, क्योंकि सिर्फ 1 और 2 ही सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक का आइडिया है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन 3 हमने देख लिया कि गलत है, यहाँ पे भी ऑप्शन 3 है, यहाँ पे भी ऑप्शन 3 है, यहाँ पे भी ऑप्शन 3 है, तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नाउ ये हमने वो उसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो थायरॉइड ग्लेशियर्स है ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लेशियर्स है ग्लोबली। क्यों, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है कि अगर एक बार ये पिघल गया तो ग्लोबल सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लोकेटेड कहाँ पर है, वेस्टर्न अंटार्कटिका में। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है ये इतना वर्नेबल है, क्यों, क्योंकि इसकी जो बेसल मेल्टिंग हो रही है, जो इसकी आइस शीट नीचे से मेल्ट हो रही है ना, उस पूरे फिनोमेना को आप क्या कहते हो, बेसल मेल्टिंग कहते हो। ठीक है, अगर ये मेल्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे वाले इसके ग्लेशियर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ ब्रेक और डोर स्टेप, जो उसके पीछे पड़े हुए जो ग्लेशियर्स है उसको मेल्ट होने से बचाता है। इसीलिए अगर इसकी थिनिंग होगी या ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी जो ब्रेकिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which treaty is the first legally binding international agreement to comprehensively prohibit nuclear weapons with the goal of total elimination? अब आप मुझे बताओगे इनमें से वो कौन सी ट्रीटी है जिसका सीधा सीधा गोल ये है कि हर लेवल की जो न्यूक्लियर वो है आपकी एक्टिविटी उसको प्रॉपरली बंद किया जाए, ना बनाया जाए ना फोड़ा जाए, मतलब पूरी स्टेजेस को कवर करके क्या बैन करता है, न्यूक्लियर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बैन करता है। तो वो कौन सी ट्रीटी है, दैट इज ऑप्शन बी, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017। ये ऑल्दो फर्स्ट ट्रीटी है, मतलब अगर आप इसका क्रोनोलॉजी देखोगे तो काफ़ी लेट आई है, पर ग्लोबली ये पहली ट्रीटी ऐसी है जिसने टोटली क्या मना कर दिया कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम इन ट्रीटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो ये वाली ट्रीटी है ये क्या करती है, ये 2017 में हमने अडॉप्ट की थी, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को। इसका जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ सेट्स ऑफ प्रोहिबिशंस लेकर आता है। इन सेट्स ऑफ प्रोहिबिशंस को इस हिसाब से डिपेंड किया गया है कि जितनी भी स्टेजेस होती हैं आपके न्यूक्लियर वेपन के एग्जिस्टेंस में, उसकी यूटिलिटी में, उसको सबको क्या करता है, बैन करता है। मतलब ना आप अपने देश में बना सकते, ना आप किसी को उनके देश में बनाने के लिए बोल सकते कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ, ना ही आप किसी को शेयर कर सकते कि मेरी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन पड़ा है कि मैं तो बना नहीं सकता, तुम्हारे पास है नहीं कि तुम रख लो इसको।
शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितनी भी स्टेजेस होती है न्यूक्लियर वेपन की वो सब कुछ इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, बाकी जो ट्रीटीज़ है, जो ये ट्रीटीज़ है जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में आई थी, इसका क्या काम है, जो आपकी 5 मेजर न्यूक्लियर पावर्स थी, ये क्या करता है, ये ट्रीटी कहता है कि जो पहले 5 न्यूक्लियर पावर्स थी जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह, ये जो लोग थे सिर्फ यही 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे। अब इसके अलावा और कोई न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं पाएगा, कोई भी देश को अलाउड ही नहीं है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मेरा घर 3 फ्लोर का बना हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास किसी का बने, तो मैं एक ऐसी ट्रीटी ले आऊँगी कि मैं कहूँगी कि मेरे घर के आसपास, मेरी लोकेलिटी में किसी का घर भी 3 मंजिल से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरा 3 मंजिल है। तो मैं नहीं चाहती मेरे से पावरफुल कोई बने या मेरे से ज़्यादा लोग किसी और के घर की तारीफ़ करें। तो ये वैसा ही है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हमने बना लिया तो हम ही रखेंगे, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं बना सकता। इन्होंने कहा था कि हम और भी नहीं बनाएंगे, और कोई और कंट्री जो चाहती है कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएं, अपना न्यूक्लियर बेस बनाएं, तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। ये क्या कहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पावर एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं के पास एग्जिस्ट करेगी, कोई और दोबारा बना नहीं पाएगा। तो ये क्या कर देता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है ना। तो ये है दूसरी, तो हमने पढ़ ली। तीसरी क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि शॉर्ट 2002। जो शॉर्ट 2002 है, ये क्या है, बायलेटरल एग्रीमेंट है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये बायलेटरल एग्रीमेंट है। किसके बीच में हुआ है, यूएसए और रशिया के बीच में। ठीक है, जो आपकी क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, वो इस ट्रीटी को रिप्लेस करके बनी थी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या हुआ था, 1991 के अंदर एक ट्रीटी आई थी जिसको आप क्या कहते हो, स्टार्ट 1। ये आई थी 1991 के अंदर। ये पहली ऐसी एग्रीमेंट थी जो यूएसए और रशिया ने साइन की थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपेंड नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, सॉट से, 2002 के अंदर, जो कि ये लिखी हुई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002। ठीक है, इन्होंने 2002 में इसको इससे एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ नई कंडीशंस हमें लेके आनी पड़ेगी दोनों कंट्रीज़ के लिए। फिर फाइनली उन्होंने इसको चेंज कर कर एक नई ट्रीटी बनाई थी, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि अभी क्या हुई है, एक्सपायर हुई है। ठीक है, ये टाइमलाइन है न्यू स्टार्ट ट्रीटी कैसे बनी थी। तो उसी का एक पहला फेज क्या था, सॉर्ट। तो ये क्या है, एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, किसी भी तरीके की ग्लोबल कमिटमेंट या ग्लोबल ट्रीटी नहीं है, ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट है कि जब तक ये एग्रीमेंट है, जब तक इसकी वैलिडिटी है, सिर्फ तब तक ही उन पर क्या है, लिमिट्स लगी होगी। अगर ये एग्रीमेंट खत्म हो गया तो वो लिमिट्स भी खत्म हो जाएगी, जैसे अभी फरवरी के अंदर हुई है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या बोलता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब आपको दिख रहा है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पे बैन लगाता है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो, पर न्यूक्लियर वेपन्स को बना के उनको टेस्ट नहीं कर सकते। अब उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया है वो सही है, गलत है, वो फट भी रहा है या नहीं फट रहा है, फंक्शनल है या नहीं है। तो इन्होंने टेस्ट पे बैन लगा दिया। और वेरी स्मार्ट मूव, कि जब आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। और फिर आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे, जब टेस्ट ही नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तो ये है अलग अलग वो ट्रीटीज जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, विच ऑफ द 3 नेशंस आर द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ INST। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो इनिशिएटिव था, इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कौन सी थी, या ये इनिशिएटिव सबसे पहले कौन लेकर आया था। अब आप मुझे बताओगे इन पेयर में से वो कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
ये जो इनिशिएटिव है, जो 3 नेशंस थे जो ओरिजिनल मेंबर थे, वो कौन थे? इंडिया, ईरान और रशिया। तो हम तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जिसने किसकी फाउंडेशन रखी है? इस इनिशिएटिव की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है वो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंबई से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ पे? रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? ये एक मल्टी मोड कॉरिडोर है, यानी कि मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगा। इसके अंदर आपको शिप की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसके अंदर आपको रोड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसके अंदर आपको रेलवेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हर टाइप ऑफ मोड क्या हो रहा है? इसमें ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप देखो, इंडिया से चबार पोर्ट तक हम कैसे जाएंगे? शिप के थ्रू जाएंगे। फिर हम लैंड का यूज़ भी कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम शिप का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे हम रेल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, रोड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें हर तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये ओरिजिनली कब आया था? इसको हमने लॉन्च किया था 2000 में, सितंबर 2000 में इसको लॉन्च किया था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? यानी कि जो ओरिजिनल ट्रायो है वो कौन है? इंडिया, ईरान एंड रशिया। इवेंचुअली धीरे धीरे इसमें और कंट्रीज आती रही। एज ऑफ नाउ इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज इसका पार्ट बन चुकी हैं। अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको पता है कि जो रशिया है उसकी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई इस एरिया में, है ना। और ये क्या करेगा? इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस देगा ताकि वो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया और यूरोप की मार्केट और रशिया की मार्केट में इजीली क्या कर सके? एंटर कर सके। ठीक है, इसलिए इंडिया के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आपको पता है कि जो चबहार पोर्ट है वो न्यूज़ के अंदर था, है ना। और जो चबहार पोर्ट है वो क्या है? इस पूरे कॉरिडोर का गेटवे है। मतलब हम इस पूरे कॉरिडोर में एंटर कहाँ से करते हैं? इंडिया कहाँ से एंटर करेगा? चबार पोर्ट से। इसीलिए हमारे लिए पूरा कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसकी टोटल लेंथ देखोगे तो कितनी है? 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग और मल्टी मोड नेटवर्क है। ठीक है, डिज़ाइन हम तीनों कंट्रीज ने मिलके करा है। ठीक है, ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने प्री के लिए याद रख सकते हो। ये अगर आप मैप भी याद रख लोगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको पता होना चाहिए इंडिया में मुंबई से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा? सेंट पीटर्सबर्ग में। ये 2 प्लेसेस भी आप याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सीड स्कीम। अंडर सीड स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एलिजिबल बेनिफिशरीज इज प्रोवाइडेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग्स? ओके, ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो इनिशिएटिव है जिसके तहत हम सीड के अंदर जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको क्या दे रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत के साथ भी क्या की गई है? इंटीग्रेट की गई है। इस इनिशिएटिव के थ्रू ही आप जो सीड स्कीम के अंदर आपके कौन से डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को क्या देते हो? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। तो इस स्कीम के थ्रू इनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपके डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, इन्होंने डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने कि जो आप 27 में कास्ट सेंसस करने लगे हो उसमें हमें क्या दो? सेपरेट कॉलम दो। तो उनसे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव था, ये भी उस पर्टिकुलर डिबेट के अंदर आया था। तो हमें पता होना चाहिए सीड स्कीम क्या है। सीड की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2022 के अंदर। इसका टारगेट क्या था कि इंडिया की जो सबसे मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, दैट इज ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनको हम क्या देना चाहते हैं? हम इनको वेलफेयर स्कीम्स अच्छे से पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पिलर थे, मतलब हमारे 4 टारगेट्स हैं कि किस
तरीके से हम उन्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल सपोर्ट देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, लाइवलीहुड मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह देंगे, और फिर हाउसिंग सपोर्ट भी देंगे। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उनको घर भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये हम किसके अंडर देंगे, ये जो हमारा इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान भारत के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ते हो, ठीक है। अब जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो ये क्या है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कौन से लेबर्स को, ये उन लेबर्स को हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करते हैं, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उसके अंदर मिनिमम लिमिट सेट की गई है कि एक सर्टेन लिमिट होगी किस पे, वेज पे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने रखा है कि जिसकी 10,000 सैलरी है वो एम्प्लॉय स्टेट यानी कि ESIC से क्या कर सकता है, अपने सारे बेनिफिट्स उठा सकता है हेल्थ वगैरह के, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लिमिट सेट की गई है वेज की। अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और उसकी लिमिटेड वेज उतनी है जितनी इसमें सेट की गई है, तब वो इस कॉर्पोरेशन के थ्रू क्या ले सकता है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स ले सकता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ये किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं है, इसका काम बस ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार एडवाइस करता है, जो उनकी स्कीम्स चल रही हैं उसको क्या करता है, रिव्यू करता है और बताता है कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये है वो हेल्थ स्कीम जो आपको पता है, वैसे भी आयुष्मान भारत बहुत फेमस है ना। तो ये एक स्कीम है, इसके अंडर हम इनके को क्या देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। फिर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है। किसको मिलती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो पेंशनर्स होते हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं जिनको पेंशन मिलती है, वो इसके अंडर क्या कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सीड स्कीम में कौन सी इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव, ये वाला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट MP-LEDs। अब आपको पता है MP-LEDs भी क्या था, न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि MP-LED में काफ़ी ज़्यादा करप्शन वगैरह हो रही है, तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। पर दूसरी साइड एक और भी हमारा चंक एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि अगर आप MP-LED को ध्यान से देखोगे ना तो उसने बहुत पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आए हैं। वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट करके लेके आ रहा है। अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में पब्लिक एसेट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, तो हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसके रूल्स और प्रोविजंस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि इसकी इंप्रूवमेंट हो जाए, मतलब स्कीम थोड़ी सी ऑल ओवर इंप्रूव हो जाए, ठीक है। अंडर MP-LED गाइडलाइंस what is the mandatory minimum percentage of annual funds that an MP must allocate for the project benefiting the scheduled tribes। तो बेसिकली MP-LED में होता क्या है, जो आपके MPs हैं उनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये 5 करोड़ उनको क्यों एलोकेट किए जाते हैं, ताकि उनका जो एरिया है जहाँ से वो इलेक्ट होकर आए हैं, अगर वहाँ पे लगता है उन्हें कि एक प्रोजेक्ट है जो उस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर सकते हैं, उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काम क्या है, बस रिकमेंडरी है, इन्होंने सिर्फ रिकमेंड करना है। किसको करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि जैसे अब आप पेपर देकर कलेक्टर बनोगे, मैजिस्ट्रेट बनोगे, तो ये क्या करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि देखो सर ये मेरा एरिया है, इसके अंदर ये वाला स्कूल है, ये बहुत ही ख़राब हालत में है, ये मेरे 5 करोड़ के फंड्स जो मेरे नाम पे आते हैं आप इसको एलोकेट करो, इसको मंगवाओ सरकार से और वहाँ पे स्कूल की रिपेयरिंग स्टार्ट कराओ, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे, आप इन फंड्स का यूज़ करके क्या करते हो, फिर पब्लिक एसेट्स बनाते हो। ऐसा नहीं है कि इन फंड्स का यूज़ करके कोई फैक्ट्री खड़ी कर दी, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि वही एसेट्स बनेंगे जो सारी पब्लिक को क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। स्कूल, हॉस्पिटल्स, पानी की कोई सुविधा होगी, तब आप क्या कर सकते हो, उन इनिशिएटिव्स के लिए ये फंड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें ना एक मैंडेट है कि ये जो 5 करोड़ है इसका कुछ परसेंटेज ST कम्युनिटी वालों को जाएगा, मतलब उस जगह पे जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बैठ रही है, ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। तो आपने मुझे वो बताना है वो कितनी परसेंट सेट की है, कि 5 करोड़ का कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज आप किस एरिया में लगाओगे जो ST पॉपुलेशन वाला है। अब बताओ आप मुझे। एंड द करेक्ट आंसर इज 7.5%। तो 5 करोड़ का 7.5%, 7.5% ही आप क्या कर सकते हो, ST पॉपुलेशन की डेवलपमेंट में लगाओगे, ठीक है।
अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एमपी लैड के अंदर हर एमपी को 5 करोड़ एलोकेट होते हैं हर साल। तो ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ये किस लिए किया गया है, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड एरिया हैं उनको भी हम क्या कर पाएँ, प्रॉपरली डेवलप कर पाएँ। तो हमने क्या रखा था, गवर्नमेंट ने एक मैंडेट लगा दिया था, एक कंपल्शन लगा दी थी कि ये तो होना ही चाहिए। 5 करोड़ में से 15% कहाँ जाएंगे, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। 7.5% कहाँ जाएंगे, जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो आपको 5 करोड़ मिलते हैं ना, ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, पहले आपको मिलेगा 2.5 करोड़, फिर आपको मिलेगा 2.5 करोड़। ठीक है, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाता है। ओके, इससे रिलेटेड आप एक चीज और याद रखोगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, ये जो फंड्स हैं, ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। और आप एज अ सिटीजन, आपके पास ये राइट है कि आप अंडर आरटीआई एक्ट 2005 पूछ सकते हो अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कि ये वाले जो फंड्स हैं, आप मुझे बताओ आपने ये कहाँ लगाए हैं। तो आप इसकी रिपोर्ट भी ले सकते हो अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हो कम्युनिटी। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो झारखंड के मिनिस्टर हैं वो गए थे हो कम्युनिटी के पास। ठीक है, जो इनका एरिया है वहां गए थे, सरंगसिया वैली में गए थे। वहां पर एक बहुत पहले बैटल हुआ था, सरंगसिया बैटल 1837 में। ये बैटल किसके खिलाफ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, जब ब्रिटिश राज चल रहा था ना, तो ये कुछ अर्ली ट्राइबल पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्होंने सरंगसिया बैटल के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी तरफ रेजिस्टेंस दिखाई थी। ठीक है, तो ये उस चीज़ को, उस ब्रेवरी को कमेमोरेट करने गए थे, उसको अप्रिशिएट करने गए थे, तो इसलिए ये बैटल न्यूज़ में था। उसमें ये जो बैटल है, इसमें सबसे लीडिंग कम्युनिटी कौन सी थी, हो आदिवासी कम्युनिटी। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। विच डीटीज लैंड वॉज बिलीव्ड to be violated by the British policies, serving as the prime cultural cause for Ho resistance in 1837। इसी हो रेजिस्टेंस को आप क्या कहते हो, सरंगसिया बैटल कहते हो। ठीक है, तो आपने बताना है वो कौन सा डीटी है जो इनको, इनके हिसाब से था कि ये जो हमारा लैंड है ये इसी डीटी की दी भेंट है, हमें गिफ्ट है उस डीटी की तरफ से, जिसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने अंडर लेके आ रही थी। तो वो कौन से भगवान है, दैट इज ऑप्शन डी, सिंह बोनगा। सिंह बोनगा ये इनके क्या है, भगवान है। ये इनकी तस्वीर है, कुछ ऐसे दिखते हैं इनके भगवान। ठीक है, ये जैसे इन्होंने मुखौटा पहना हुआ है ना, ऐसे मास्क लगाकर वहाँ पे जो उनके कल्चरल डांसेस वगैरह होते हैं, अपने भगवान की पूजा करने के लिए, उनका ट्रेडिशन सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे मास्क लगाकर वहाँ पर डांस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं इस कम्युनिटी में। ठीक है, तो ये जो है ये इनके गॉड हैं। ठीक है, जो हो रेजिस्टेंस है वो कब हुई थी, 1837 में हुई थी। कब, जब आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने सरंगसिया वैली का एक रीजन है, दैट इज कोल्हन वैली, कोल्हन रीजन, कोल्हन रीजन। ये रीजन उन्होंने क्या करा था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसके अंडर वो इसको ले आए थे। क्यों ले आए थे, क्योंकि उन्हें ना मद्रास से बंगाल तक का रास्ता बनाना था, तो उसमें ये रीजन बीच में बैठ रहा था। तो इन्होंने इस रीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया कि आपके अंडर है ये रीजन, आप इसका लैंड वैंड क्लियर करो, यहाँ से रास्ता बनाओ कि हमें तो ट्रेड करना है, हमें अपना सामान आप तक पहुँचाना अच्छे से। तो अब बात क्या हुई कि ये रीजन जो है वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उनके हिसाब से उनके भगवान का गिफ्ट है ये। उनको लगता है कि उनके बिलीफ है ये कि इनका भगवान है, जो उसी ने पूरी सृष्टि को बनाया, उसी ने पूरे यूनिवर्स को बनाया, और ये जो धरती दी है ये इसी भगवान ने दी है, उसको पूजते हैं, उस धरती को ये पूजते थे। तो ये डायरेक्ट अटैक था उनकी कल्चर उस पर, प्रैक्टिसेस पे, है ना। तो उस खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वो करी। ठीक है, अब आप जान लो ये जो सिंह बोगा है ये क्या है, एक सुप्रीम डीटी है हो कम्युनिटी के, और जो मुंडा आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बिलीफ के हिसाब से ये है। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ही रिप्रेजेंट्स द सन। जैसे हमारे हिंदू धर्म में सूर्य भगवान है, वैसे उनके यहाँ पर कौन है, सिंह बोगा। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो लैंड है इनका, ये इसी भगवान की क्या है, एक देन है, गिफ्ट है। और एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, जिसको हो कम्युनिटी क्या बोलती है, दीकूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर,
दीकूस क्या है, हो या मुंडा कम्युनिटी में आउटसाइडर्स को दीकू बोला जाता है, ठीक है, कि आउटसाइडर्स या कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको जो लैंड इनके भगवान ने दिया है उसके ऊपर जो इनका राइट है, राइट, उसको क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी रेजिस्टेंस हुई थी। ओके, तो ये आप याद रखोगे कि आउटसाइडर्स को क्या कहते हैं, दीकूस कहते हैं। किस बैटल से रिलेटेड, किस कम्युनिटी से रिलेटेड है ये भगवान, हो और मुंडा कम्युनिटी से, ठीक है, और बैटल का नाम क्या है, या तो हो रेजिस्टेंस या सरंगसिया बैटल, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेड होल माइनिंग। अभी आपको पता है मेघालय में जो माइन कोलैप हुई है उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज हो रही थी, रेड होल माइनिंग, जो कि हमारी कंट्री में 2014 से बैन है, ठीक है। In the context of red hole mining, the term vertical shaft primarily refers to red hole mining में एक हम term use करते हैं vertical shaft। वो vertical shaft किस चीज को बोला जाता है आपने वो बताना है, ठीक है। A ventilation duct used to pump oxygen into deep coal seams। coal seams क्या होती है, वो लेयर जहाँ पे आपको कोल के डिपॉजिट्स दिखते हैं, उस पूरी लेयर को आप क्या कहते हो, कोल सीम कहते हो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है a deep triangular pit dug to reach the coal layer before horizontal tunneling begins। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी डक्ट आप डिग करोगे हॉरिजॉन्टल टनलिंग से पहले, उसको आप क्या कहते हो, वर्टिकल शाफ्ट। तो आपने बताना ये सही है नहीं। सी क्या कहता है, अ सेफ्टी एस्केप रूट फॉर माइनर्स इन केस ऑफ फ्लडिंग। मतलब अगर फ्लडिंग हो जाती है किसी भी तरीके की तो उस टाइम पे हम एक ऐसी वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं। दूसरा लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, a mechanical lift used for automated transport of coal to the surface। मतलब ये एक ऐसी मैकेनिकल लिफ्ट है जिसको आप यूज करते हो ताकि नीचे से जो आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके ऊपर तक पहुंचाया जाए। तो आप मुझे बताओगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पिट है जो आप खोदते हो कोल सीम तक पहुंचने तक, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ये डायग्राम, रुको एक सेकेंड, अब दिख रहा है आपको ये डायग्राम, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये आपका लैंड है जिसके ऊपर आप क्या होते हो, खड़े होते हो। मतलब ये कोल माइन का अपर वाला एरिया, धरती के ऊपर वाला, सरफेस का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे माइनर्स खड़े होते हैं, यहाँ नीचे कोल है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, ये वर्टिकल क्या करेंगे, डिग करेंगे, मतलब ऐसे नीचे को एक आपकी जो पिट है उसको खोदेंगे। इसी पिट को आप क्या कहते हो, द शाफ्ट या फिर वर्टिकल शाफ्ट, ठीक है, इसी को आप बोलते हो वर्टिकल शाफ्ट। तो जब आपको पता है कि यहाँ पर अब हमें क्या दिखेगी, कोल सीम। कोल सीम क्या है, वो लेयर जहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे इन्हें कोल सीम दिखती है वहाँ पे ये क्या शुरू करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग, हॉरिजॉन्टल डिगिंग, ठीक है। यहाँ से फिर ये बनाते हैं हॉरिजॉन्टल पिट, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल पिट को ही आप क्या बोलते हो, रैट होल, रैट होल। जैसे चूहे अपने बिल बनाते हैं ना नीचे धरती के, बिल्कुल वैसे ही ये माइनर्स ऐसे रास्ता बनाते हुए जाते रहते हैं और जो जो रास्ते में कोल आता रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, यानी कि जो रेड होल बनता है, उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वर्टिकल शाफ्ट को बनाने का। ये जो आप पिट देख रहे हो उसको आप क्या कहते हो, वर्टिकल शाफ्ट। और यही आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वर्टिकल शाफ्ट क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक डीप रेक्टेंगुलर पिट जो आप डग करते हो कोल लेयर तक पहुंचने के लिए, उसके बाद आप फिर क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल डिगिंग, ठीक है। तो ये होगी रेड होल माइनिंग। अब रेड होल माइनिंग हमारी कंट्री में 2014 में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने क्या कर दी थी, बैन कर दी थी। बट अभी भी मेघालय जैसे एरियाज में ये इलीगल वे से क्या की जा रही है, कंडक्ट की जा रही है। वहीं पे ये कोलैप्स हुआ था, इसीलिए ये जो टेक्निक है वो क्या होगी, बैन होगी। याद रखना इस बैन में हमने एक टेक्निक को बैन किया है, माइनिंग को बैन नहीं किया। माइनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम रिसोर्स को माइन नहीं करेंगे हम अपनी एनर्जी को नीड्स कैसे पूरे करेंगे, है ना। हमें अब मिनरल्स चाहिए, हमें सारे वो चाहिए, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कोल चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी की डिमांड को मीट कर पाएँ। सेमीकंडक्टर हमने क्या करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो माइनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग को बैन नहीं किया गया, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है माइनिंग करने की, जिसमें क्या होता है, रेड होल है। अब रेड होल सबसे डेंजरस क्यों है, क्योंकि देखो ये कितनी नैरो स्पेस है और ये बिल्कुल क्या है, धरती के नीचे है, यहाँ से निकलने की भी जगह नहीं है, यहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं है और यहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी नहीं दे सकते इस माइन को ऊपर खड़ा रखने के लिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना।
तो उस वजह से क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोलैप्स हो गया, आपने माइनर सा एक्सप्लोजन कर दिया, बम लगा दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है पूरी माइन ही कोलैप्स कर जाती है और वर्कर्स मर जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी नैरो होती है ना कि यहाँ पे हट्टा कट्टा मतलब एकदम जिसकी हाइट बड़ी होती है, तगड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा, वो नहीं जा सकता यहाँ पे, इतना ये छोटा सा नैरो सा स्पेस होता है, ठीक है। ये तो आप क्या करते हो, तो ये जो इलीगल माइनिंग करवाते हैं ना, ये जो कोल माफियाज होते हैं, या तो ये बच्चों को पकड़ के लेके आएंगे, ठीक है, या फिर ये उन लोगों को लेकर आएंगे जिन जो फिजिकली वीक हैं, जो पतले हैं, जो पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं। तो ये बहुत वर्नेबल पॉपुलेशन है ना। बच्चों को क्या पता है वो कहाँ जा रहे हैं और कितने हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, और छोटे से एज में ही वो ऐसी एरियाज में जाएंगे तो बड़े जाकर उनको कितना हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी डिजीजेज हो सकती हैं, है ना। और ये तो हमारे देश का भविष्य है। तो इसीलिए इसको हम क्या किया था, हमने बैन किया था, क्योंकि इसमें हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ये बैन थी। तो अब ये समझ आ गया आपको। हाँ, वर्टिकल जो आपकी शाफ्ट है उसकी जो लेंथ होती है वो टिपिकली 100 से 400 मीटर तक होती है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका वर्टिकल डिग होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 से 400 मीटर तक जाता है। उसके बाद आपको कोल सीम मिल जाती है, फिर आप वर्टिकल डिग करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। ओके, चलो अब इसके साथ हमारा क्या होता है, आज का क्विज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, बट जाने से पहले एक चीज़, जो इक्वेशन आईएएस है, यानी कि हम लोग मिलकर आपके लिए 40 डेज का क्रैश कोर्स क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर आपको 80 क्लासेस मिलेंगी पर डे, 2.5 यानी कि 2.5 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों कवर किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे रहेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि और भी जितने भी अपडेट्स आएंगे इस इनिशिएटिव से रिलेटेड वो आपको मिलेंगे। बेसिकली अगर आप 26 में अपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सारा जीएस सीसेट इसमें कवर करने वाले हैं, तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, हमारे यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा वो क्या है, इनिशिएटिव है कि आप देख सकते हो कि हमारी फैकल्टीज़ कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कितने अच्छे से वो पढ़ा रही हैं, कैसा हमारा एक्सपीरियंस है, कैसा हमारा कंटेंट है। वो एक तरीके से आपको क्या दे देता है, रास्ता दे देता है अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी हमारी फ्यूचर अपडेट्स आएंगी उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।